दिया हुआ है which says from a group of 3 girls and 2 boys, 2 children are selected at random. Probability that at least one boy is selected. तो at least one का मतलब है कि या तो सिंगल बॉय हो, ठीक है, या दोनों बॉयज हो। तो दोनों बॉयज को मैंने B1 B2 और गर्ल्स को मैंने G1 G2 एंड G3। सो व्हेन आई हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो हम कैसे करते हैं? दो बच्चे सिलेक्ट करने हैं, सो G1 B2, सो G2 एंड B1 गर्ल 2 बॉय 2, गर्ल 3 बॉय 1, गर्ल 3 बॉय 2। इसके अलावा गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 2 गर्ल 3 एंड बॉय 1 बॉय 2। इसके अलावा भी हो सकता है गर्ल 1 गर्ल 3। सो दिस इज द सैंपल स्पेस, ठीक है। जैसे हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो उनमें 6 6 ऑप्शंस होते हैं, दो कॉइन्स को है 2 2 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं है इन अ ग्रुप। तो जब आपने फॉर्म करना है तो इस तरह से सैंपल स्पेस फॉर्म होगी, टोटल नंबर ऑफ केसेस और द सैंपल स्पेस वुड बी 10। अब इसमें हमें एटलीस्ट वन बॉय चाहिए, तो एटलीस्ट वन बॉय के लिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो हमारे लिए required probability of at least one boy selected will be equal to 7/10। सबको क्लियर हो गया ये? टू सॉल्व, साइन थीटा दिया हुआ है 4/5। अब जो एक्सप्रेशन निकालना है वो है 2/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर कोशिश करोगे ना इसको सॉल्व करने की, तो 1 + tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 cos² थीटा/cos थीटा, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा साइन थीटा 4/5 है। तो आप ट्रायंगल बनाकर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, दैट वुड बी इक्वल टू 3/5। सो 2 इंटू 3/5, आंसर वुड बी 6/5। क्लियर हो गया इतना सबको? that PQ equals to QR, where the coordinates of PQ are, तो P के coordinates आपको दिए हुए 6 - 1, Q के coordinates है 1 3 और R के coordinates है x, 8। तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपने, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 हो जाएगा, -1 - 3, तो डायरेक्टली 4 का होल स्क्वायर, एंड दैट वुड बी इक्वल टू, यहां से क्यू आर निकालोगे तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 5 स्क्वायर, प्लस 16 इज x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 25। ये कट कट हो गया। तो यहां से जब आप x - 1 का होल स्क्वायर लेते हो, तो यहां पर अगर आपने 16 लिया है ना और उसको 4 स्क्वायर कर दिया, तो आपको दो चीजें लेनी होगी, आइदर दिस इज इक्वल टू 4 और x - 1 इक्वल टू -4। आमतौर पे ये चीजें नहीं लेते हैं क्योंकि प्लस में स्क्वायर रूट है, तो x की वैल्यू +4 भी आ सकती है, x की वैल्यू -4 भी आ सकती है, मतलब यहाँ +- 4 का स्क्वायर रूट लेना होता है, ठीक है। तो ये गलती मत करना। मतलब आप सोचोगे क्यों क्वेश्चन दिया, हो सकता है पेपर में कोई एक बच्चा ये करके आ जाए, और होंगे ऐसे बच्चे जो करके आएंगे, ठीक है। अगर आप में से नहीं है, अगर हम पूरी जनता ही लगाएंगे ना, उसमें से 10% या 20% तो मैं मानूंगी जो लिख कर आएंगे कि x - 1 इज 4, हेंस x की वैल्यू 5, लेकिन -3 भी है। सो x विल बी इक्वल टू -3 और 5। तो कभी भी ऐसा आता है तो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में, शर्म मत करना कि नहीं ये तो मैं इस तरह से लिखा, -16 इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आएगा कि दो वैल्यूज कैसे आ रही हैं। समझ में आ गई बात? -5 फैक्टर्स होंगे +3, जब आप इसके जीरोस निकालोगे या इसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू 5 एंड -3। क्लियर हो गया? तो सेकंड क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे सोचा होगा कि इतना इजी क्वेश्चन क्यों लिखा है, जस्ट टू मेक श्योर ये पॉइंट हमारा कवर हो जाए। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी करनी है, ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस प्रूव करनी है। तो आई विल टेक ST पैरेलल टू QR, so PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन DR। लेकिन प्रॉपरली आपने ट्रायंगल मेंशन करना है, और आपने उसमें लाइंस भी मेंशन करनी है कि कौन सी पैरेलल ली है, इनको मिस मत करना, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख कर आना, और हो सके तो एक बार स्टेटमेंट भी लिख देना।
ठीक है। देन अगर आप स्टेटमेंट लिख देते हो तो बाद में बीपीटी लिख सकते हो। अगर स्टेटमेंट लिख सकते हो तो बाद में बीपीटी लिख सकते हो, लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी भी लिख रहे हो तो कंप्लीट लिखना। बट आई थिंक एक बार स्टेटमेंट लिख लो, मार्क्स आज तक कटे नहीं है किसी के। ठीक है। तो अगर आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लिखते हो, अगर आप उसकी स्टेटमेंट लिखते हो तो बाद में बीपीटी उसको लिख सकते हो। ठीक है। फिर हम लेंगे, बिकॉज हमें दिया हुआ है दीज टू लाइंस आर पैरेलल अगेन, तो हमारे पास आ जाएगा पी यू अपॉन यूवी अपॉन, हाँ तो दिया हुआ है ना, तो वील हैव पी यू अपॉन यू क्यू इज सेम एज, जरूरी नहीं है, जैसे मैंने पी लिया ना तो मैं यहां से आर वी बाय क्यू वी लिख लूंगी। ठीक है। अभी उनसे डिफरेंस नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, नहीं डिफरेंस नहीं होगा। देखो आपने क्या करना होता है, अगर आप क्यू यू लिख रहे हो तो आपने उसके पैरेलल में जो पार्ट लिखना है वो क्यू वी होना चाहिए। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं जरूरत है। हाँ वैसे भी कर सकते हो, बट आपने सिर्फ इसमें ध्यान रखना होता है कि अगर आपने क्यू यू वाला पार्ट लिखा है तो उनमें एक वर्टेक्स कॉमन होगा। अगर यूपी लिया है तो उसके साथ आपका वी आर पार्ट आएगा। तो अगर मैंने पी यू लिया तो मुझे पता है कि मैं यहाँ से आर वी लूंगी। ठीक हो गया। तो हमने दूसरा लिया। अब देखो हमें दिया हुआ है पी एस यहां पर और एस क्यू, और यहां पर हमारे पास है पी यू अपॉन यू क्यू इज इक्वल टू आर वी बाय क्यू बी। प्रूफ कैसे करना है अब इसको, इसके बाद प्रूव हुआ है किसी का? इसमें दोनों चीजों में कॉमन क्या है हमारे पास? कंप्लीट पी क्यू। ठीक है। और मुझे दिया हुआ है जो एस यू है, देखो यहां पे लिखा हुआ है क्यू एस इज इक्वल टू पी एस, जो ये क्यू एस है दैट इज इक्वल टू पी एस। ठीक है। तो यहाँ पे क्यू एस तो कहीं नहीं है, हाँ क्यू यू इज इक्वल टू पी एस, ये लिखा है क्यू यू इज इक्वल टू पी एस। तो यहाँ पर क्यू एस है और यहाँ पर पी एस है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, बिकॉज पी एस इज इन द न्यूमरेटर, तो यहाँ पे क्यू यू अपॉन पी यू इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन आर। तो हमारे पास ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, बिकॉज पी एस और क्यू यू आपस में इक्वल है। तो मेरे पास आ जाएगा पी टी अपॉन टी आर इज सेम एज क्यू वी अपॉन आर। और फिर हम ले लेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, टीवी इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है ना। रेशियो उल्टी लिखी हो लेकिन बात वही है। उसमें लिखने में होगी, मैं चेक कर देती हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 इजीली हो जाएगा सॉल्व। DE is parallel to BC and AD ratio DB is 5:4। तो यहां से AD रेशियो DB 5:4 दिया है, कहा जाता है DE रेशियो BC निकालना है। क्या हो जाएगा ये? 5:9, 5/9। इससे प्रूव कैसे करना है हमने, हम लिखेंगे AD रेशियो AB, या तो एड वन ऑन बोथ साइड्स करके कर लो, विल बी इक्वल टू 5/9। फिर हम ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, सिमिलर, सिमिलैरिटी में DE रेशियो BC विल बी इक्वल टू 5/9। ठीक है। उसके बाद है AD रेशियो AB, तो वो कितनी हो जाएगी, AD रेशियो AB भी 5/9, एंड AE रेशियो EC विल बी 5/4 विच इज सेम एज गिवन। ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है विच सेज प्रूव दैट ट्रायंगल DFE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। सबको समझ में आ गया ना ये वाला? फर्स्ट सेकेंड वाला भी हो गया, DFE मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमें सिमिलर करना है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, और एक वर्टिकली ऑपोजिट तो है ही है हमारे पास। क्लियर हो गया इतना? चलो गुड ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, sum of a number and its square root is 6/25। अब स्क्वायर रूट दिया हुआ है, sum of a number, let the number be x,
तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इज 6/25। तो हमें क्या करना होता है इसमें, स्क्वायर रूट ऑफ x को अलग कर लिया, 6/25 माइनस x। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहां से x इज इक्वल टू 6/25 माइनस x का होल स्क्वायर। So it will be x is equal to 36/625 plus x square minus 12/25x। तो इसको भी यहीं ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस 12x/25 माइनस x प्लस 36/625 इक्वल टू 0। सॉल्व हो गया ये सबसे। So what we get here is 625x square minus 37 into 25, 175, 75 और 17, 92 आ जाएगा, 82 नहीं 92, ठीक है। So this will be 92x plus 36 equal to 0। यही आया कि कुछ और आया? यहाँ पे x का कोएफिशिएंट हो जाएगा 925, है ना। अब फैक्टर्स करना है तो 625 और 36 को मल्टीप्लाई किया, तो मुझे पता है 625 भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये, ठीक है। what I did was, मुझे पता नंबर तो बड़ा ही करना है, तो 25 6 कितना होता है 150, 150 इंटू 6 कितना होता है 900, 900 और 25। तो ये आ जाएगा 625x² माइनस 900x माइनस 25x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लो यहां से, तो आई थिंक 25 ही कॉमन आएगा क्योंकि यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। हम्म, तो यहाँ पे 25x ही कॉमन आएगा ना, बिकॉज यहाँ नहीं है, तो कोएफिशिएंट में 25 तो हमें चाहिए। तो 25 से इसको डिवाइड करूंगी, सो 36 आना चाहिए, जो आ रहा है, -1 लिखा, 25x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 25x माइनस 1, 25x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/25 और x इज इक्वल टू 36/25। यही आ रहा है ना। सो अ नंबर विच इज 36/25 प्लस उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6/25। नंबर क्या है, या तो 1/25 है या 36/25 है, दोनों को आपने चेक करना है। क्यों चेक करना होता है, क्योंकि यहां पर जहां स्क्वायर रूट का नंबर हो ना, वहां बहुत जरूरी है नंबर चेक करो, बिकॉज स्क्वायर रूट को स्क्वायर करने से दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन वो स्क्वायर रूट को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक क्रॉस चेकिंग में, वेरिफिकेशन में 1/25, तो आपने कहा नंबर है 1/25, उसका स्क्वायर रूट है 1/5, इसको ऐड कर रहे हैं 6/25 बन के आ रहा है। लेकिन अगर आपने लिया 36/25, इसको आपने ऐड किया, इसमें ऐड किया 6/5, तो कहीं से भी ये 6/25 बनकर नहीं आएगा। समझ में आ गया। तो दिस नीड्स टू बी रिजेक्टेड, क्योंकि स्क्वायर रूट को नहीं सॉल्व किया हमने, उसे स्क्वेयरिंग करके सॉल्व किया है। तो जो स्क्वायर करके आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट में हर एक नंबर सेटिस्फाई नहीं होता है, आपको हमेशा स्क्वायर रूट में तो स्पेसिफिकली क्रॉस चेक करना है। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 1/25। क्वेश्चन नंबर 6 में, इन इस पॉलिनोमियल की जीरोस आर डबल ऑफ
2x² माइनस 5x-3। तो जो भी आपका पॉलिनोमियल है जिसमें सारे कोएफिशिएंट्स हमें गिवन है, इसकी जीरोस या तो आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। अगर तो वो फैक्टराइज हो रहा है तो दो जीरोस निकालो, डबल करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। बट अगर मान लो नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बहुत बार दिया जाता है, यहाँ पे 7 लिखा जाता है और यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, 2x² माइनस 5x+7। तो उस केस में यू कैनॉट फाइंड द सम, यू कैनॉट फाइंड द इंडिविजुअल जीरोस। बात समझ में आई? ये बहुत ही मिसलीडिंग वाला पॉलिनोमियल है, इसमें जीरोस नहीं आती। तो ये क्वेश्चन बाय सम ही करना पड़ेगा, बाय सम एंड प्रोडक्ट। तो जो भी अब मैं करूंगी वो बाय सम एंड प्रोडक्ट ही करूंगी। तो -3 आ जाएगा। तो अगर इसकी जीरोस अल्फा एंड बीटा है, देयरफॉर इसकी जीरोस आ जाएंगी पी ऑफ एक्स की 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए विल बी इक्वल टू 5/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए विल बी इक्वल टू -3/2। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसकी सम ऑफ जीरोस क्या होगा? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन लिया, 5/2 अल्फा प्लस बीटा डाल दिया, कितना आ जाएगा? 5। तो इस वाले पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस इज 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस ध्यान रखना, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा विल गिव मी 4 अल्फा बीटा, राइट? सो 4 अल्फा बीटा का मतलब है 4 इंटू -3/2 विच विल गिव मी -6। So minus b upon 1 is equal to sum of zeros, which is 5, and c upon 1, which will give me product of zeros as -6. तो b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -6, बस ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, b को डायरेक्टली 5 नहीं लिख देना, आपने यहां से प्रॉपर फॉर्मूला लगाकर यहां पर सम ऑफ जीरोस विल बी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक हो गया? तो b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -6। किसी ने -5 मिस किया था इसमें कि सबने लिखा है -5? b एज -5 सबने लिखा था? दिव्यांशी लिखा था? ठीक, आपको कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगर आपने पहला स्टेप किया, उसके बाद के 2 स्टेप आपको क्लियर हो गए, तो आप मतलब सही जगह पे जा रहे हो। 99% आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर पता क्या होता है, बिकॉज सीकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, या तो मैं उसे कन्वर्ट करूं 1/cos², ठीक है, या फिर मैं डायरेक्टली एलसीएम लूं, बिकॉज मुझे एलसीएम तो लेना ही है। समझ में आ गई बात? अब मैंने डायरेक्टली एलसीएम लिया, बिकॉज अगर मैं 1/cos² करती हूँ तो ऊपर cos² की टर्म भी आती है, एलसीएम लूंगी तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा मुझे एक टर्म के साथ। तो मैंने पहले यहां पर एलसीएम लिया, उससे मुझे बेनिफिट क्या मिला? मैंने जब एलसीएम भी लिया तो व्हाट आई थॉट अबाउट कि यहां पर एक साइन cos² की टर्म है माइनस में और एक sin² की टर्म है माइनस में, दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो मेरा पहला स्टेप था कि आई टुक द एलसीएम हियर। तो मेरे पास आ जाएगा sec² थीटा। ये नहीं है कि एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा हमें, या बाद में हम नहीं लेंगे, लेना तो हमें है ही है, या बाद में कन्वर्ट नहीं करना है वो भी है। बट आई थिंक मेरा ना थोड़ा काम मुझे लगा कॉम्प्लिकेट कम हो गया इससे। तो ये आ जाएगा cosec² थीटा माइनस sin² थीटा प्लस sec² थीटा माइनस cos² थीटा, और ये मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है sin² थीटा cos² थीटा से। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो मैंने यहां पे कर दिया, cosec² थीटा और sec² थीटा के साथ -1 लगा दिया, तो मुझे ये 1 माइनस में कुछ दिखना शुरू हो गया। समझ में आ गया ना? एक माइनस की टर्म चाहिए थी, 1, तो 1 दिख रहा है, मे बी माइनस कॉमन ले ले, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है sin² थीटा cos² थीटा से। तो अब मैं यहां पर कन्वर्जन कर दूंगी। ठीक है, तो मैं 2 स्टेप्स मिला रही हूँ, ये 1/cos² है ना, तो विल इट बी 1 माइनस cos⁴ थीटा अपॉन cos² थीटा? बिल्कुल होगा ये। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी आ जाएगा 1 माइनस sin⁴ थीटा बाय sin² थीटा। ठीक है, अब यहां से इसके बाद क्या कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम देखें कि नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर उसको मैं न्यूमिनेटर में ले जाऊं। What I thought about was 1/1 माइनस में और cos⁴ है, तो इसको ही स्प्लिट कर देती हूँ। ठीक है, और जितनी कॉम्प्लिकेटेड मेरी आइडेंटिटी होती है ना, उतना ही मैं कोशिश करती हूं कि आई शुड नॉट
टच मल्टीपल टर्म्स एट अ टाइम, एक टाइम पर एक ही कैलकुलेशन पे ध्यान दो सारी। अब मैं को सीकेंट और सीकेंट को कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ, वो मैं बाद में देखूंगी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ये? अब इसको डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के साथ। भी समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो रहा है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ, साइन स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हुआ, कॉस स्क्वायर। ठीक है, चारों टर्म्स मल्टीप्लाई। ये फैक्टराइज कर दिया ना हमने, हाँ, चारों टर्म्स मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नीचे की टर्म्स देखोगे तो आपकी राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट ही है ये। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, को सीकेंट को लिख रही हूँ 1 बाय साइन स्क्वायर, सीकेंट को लिख रही हूँ 1 बाय कॉस स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, दैट इफ यू टेक एलसीएम, यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब इसको मत चेंज कर देना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर, प्लस में है ये। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक टर्म आएगी 1, कॉस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा, और फिर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बन गई बिल्कुल सारी टर्म हमारी। ठीक है, तो इसको फर्दर मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। ये कॉम्प्लिकेटेड ही है, जैसे मर्जी से सॉल्व कर लो, मैं नहीं कह रही हूं कि यही मेथड करना चाहिए, जो भी आपको समझ में आता है, बट देन यू शुड गेट द राइट आंसर। अगर तो आइडेंटिटी प्रूव हो गई, ये नहीं धक्के से प्रूव कर दी मैंने, कुछ भी कर दिया बस प्रूव कर दी, वो नहीं करना। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये आ जाएगा 1, और ये टर्म पूरी कैंसिल हो गई, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर एच। लिख लो इसको एक बार। Diameters are 80 centimeters of the front, diameters of the rear wheel 2 meters respectively. That rear wheel will make in covering a distance in which front wheel makes 1400 revolutions. अब चाहे ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील ने डिस्टेंस मूव किया हो या रियर व्हील ने, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा इन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ the wheel, the number of revolutions will differ. ठीक होगी बात है? तो इसमें हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रंट व्हील will be same as distance covered by rear wheel. और एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया जाता है बताओ, 2 पाई आर। तो मैं डायरेक्टली यहां लिख दूं 2 पाई, इसका रेडियस क्या हो जाएगा 40,
और रेवोल्यूशंस कितनी है 1400, तो इतना डिस्टेंस कवर हुआ है। और यहां पर 2 मीटर्स दिया, पहले तो वो भी ध्यान रखेंगे। तो यहां पर भी 2 पाई 100 ले लें, बिकॉज यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिया है। तो ये 200 सेंटीमीटर एज द डायामीटर, रेडियस विल बी 100, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमें निकालनी। क्लियर हो गया इतना? तो यहां से ये कैंसिल हो गया, देन दिस, सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस विल बी 560। क्लियर है इतना? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस विल बी 560। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस विल बी 560। एक चीज इसमें कहा जाता था कि अगर डायमीटर्स की रेशियो निकालोगे ना, तो 80/200 है। तुम्हारे फोन आ रहा है हरगुन, तुम्हारे पेरेंट्स। आप अगर डायमीटर्स की रेशियो या रेडियस की रेशियो लेते हो तो 2/5 आता है। ठीक है, तो ये एक रूल होता है कि अगर डायमीटर्स की रेशियो 2/5 है, तो रेवोल्यूशंस की रेशियो 5:2 होगी। ठीक है, तो ये देख सकते हो रेवोल्यूशंस की रेशियो 5:2 होगी, अगर ये चीज याद रख सकती है, वरना यूल गो बाय दिस कॉन्सेप्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर 9, ग्राफ का क्वेश्चन जरूर करना। ग्राफ बिल्कुल पेपर में आ सकता है डायरेक्टली। एक क्वेश्चन तो सॉल्व करके जाना जहां पे आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर दिया हुआ है 2x+y-6 = 0 एंड 2x-y+2 = 0। रफ में ही, चाहे अगर ग्राफ पेपर है अच्छी बात है, लेकिन रफ में ही एक बार कोशिश कर लो इसे ड्रॉ कैसे करना है। विल टेक द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, यहां पर भी एक्स एंड वाई की वैल्यूज लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। टेक द पॉइंट्स एक्स और वाई पर। सो दिस इज, एक्स को 0 लिया, वाई विल बी 6, वाई को 0 लिया, एक्स विल बी 3। है ना? ऐसे तो 3 पॉइंट्स लेने चाहिए, पर अगर आप इसके कॉर्नर पॉइंट्स लेते हो ना एक्स एक्सिस, तो 2 से भी चल जाता है, पर टेक 3 पॉइंट्स। तो इन बिटवीन भी कोई फैक्टर ले लो, वाई को 3 नहीं लेना, लेक वाई एज 2, एक्स विल बी ऑल्सो 2। ठीक है, तो 0 6 ये पॉइंट आ गया, और 3 0 ये पॉइंट आ गया, 2 और 2 ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये हमारी लाइन बन गई। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर डिफरेंट दिखाया ना, डिफरेंस दिखाया है, तो प्लीज ऐसा मत करना। है ना? मेरे पास ये लिमिटेड इंफॉर्मेशन, यहाँ पर लिमिटेड टूल्स हैं। 3 पॉइंट्स की लाइन तभी ड्रॉ होगी जब मैं इसको इस तरह से लेके जाऊंगी प्रॉपरली, लेकिन इसको एक्सटेंड करना है ऑन बोथ द साइड्स। लाइन बनानी है, लाइन सेगमेंट नहीं। और ऐसा जैसे टिल्ट आ रहा है ना, टिल्ट भी आना चाहिए लाइन में। ये सबसे गंदे होते हैं जब लाइन में टिल्ट है, इधर से आधी जाकर उधर से बेंड हो गई, वहां से बेंड हो गई, डबल हो गया। जैसे पेंसिल, अगर भी शार्पन पेंसिल टूट जाती है, तो यू हैव दैट डबल लाइन का वाला पॉइंट जो आता है ना, वो इफेक्ट आता है। वो भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब जो आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इट शुड प्रॉपरली फॉलो ऑन द लाइन। राइट? तो ये नीटनेस में आता है, तो हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, इसको आपने मार्किंग कर देनी है। देन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग आई विल टेक एक्स एज 0, वाई विल बी 2, वाई एज 0, एक्स विल बी -1। तो एक्स को 0 लिया, वाई इज 2, एक्स इज -1 एंड 0। एक पॉइंट और ले लो, एक्स इज -4, नहीं, एक्स इज -2, वाई विल बी 2। है ना? हो जाएगा -2 एंड 2, नहीं, एक्स इज -2 तो ये आ जाएगा -4, नहीं, तो ये -2 लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये -2 एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास। तो इन तीनों से लाइन बन जाएगी।
ड्रॉ करने को कहा है ग्राफ को, तो मेक श्योर यू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, या सॉल्व करने को कहा जाता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4 आ रही है, यही है, एक्स इज 1, वाई इज 4, ठीक है। एक तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट को मार्क कर देना। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है। इसके बाद भी कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना ही था लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय एक्स, कुछ नहीं है ना? हाँ, यूजिंग दिस ग्राफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस, तो वो हमने फाइंड कर ली। दिस इज ग्राफिकली सॉल्विंग द इक्वेशन, ठीक है। चलो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, अब इसको छोड़ दो। तो देर आर टू जीरोस, ठीक है, -2 and 3. So how many zeros are there for the polynomial? There are two zeros which are -3 and 3. Look at the graph and form a quadratic polynomial. तो इसको फॉर्म करने के दो वेज हैं, आपके पास जीरोस है, राइट? तो या तो आप लिखोगे x+2 इंटू x-3, या फिर आप लिखोगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है? 1, तो -1x प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -6। तो x² माइनस 1x प्लस 6, आइदर वे प्रॉपरली आपने उसको सॉल्व करके आना है। अगर आप इससे लिख रहे हो तो राइट द फॉर्मूला क्लियरली। एट मोस्ट हाउ मेनी जीरोस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव? तो एट मोस्ट 2 जीरोस, नहीं सॉरी, n जीरो, सॉरी, एट मोस्ट n जीरोस, ठीक है। पॉलिनोमियल डिग्री n का है तो एट मोस्ट n जीरोस आ जाएगा, 0 1 2 3 4 जितना भी होगा। देन राइट एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच हैज नो जीरो, तो इसमें हमें क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव रखना है, ठीक है। तो सबसे इजी एग्जांपल जो मैं आपको दूंगी ना याद रखने के लिए, वो है x² प्लस x प्लस 1। एक तो c के कोएफिशिएंट को नेगेटिव मत रखना उसमें, अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रखना है तो c का कोएफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव, ताकि -4ac प्लस की टर्म ना बने, ठीक है। और जो आप b का कोएफिशिएंट दे रहे हो वो x² में 4ac से कम होना चाहिए। क्लियर हो गया इतना? तो यहां पर अगर हम 4 रखते हैं, यहां पर 5 रख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 5 20, कुछ ऐसे नंबर्स हमने रखने हैं। क्लियर हो गया इतना? सो दिस इज अनदर x² प्लस x प्लस 1, इजिएस्ट एग्जाम्पल होगा। दिस अदरवाइज मैंने आपको बता दिया कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव चाहिए होता है ना, c को हमेशा प्लस में रखो, मैक्सिमम चांसेस है, फिर इसको एडजस्ट करना बहुत आसान होगा। क्लियर हो गया? तो दिस इज द आंसर फॉर फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है सुजैन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी विच ऑफर इंटरेस्ट एट 8% पर एनम एंड 9% पर एनम। तो कितना कितना इन्वेस्ट किया? लेट द मनी एट 8% पर एनम इज ₹X, लेट एट 9% पर एनम बी ₹Y। तो उसमें हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी कि अगर वो पहले में अगर वो ऐसे इन्वेस्ट करती है तो 1860 मिलता है। Had she interchanged the amount of investments, she would have received 20 more. तो पहले तो हमारे पास आ जाएगा 8% of x, तो हमने क्या लगाया? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम वॉज 1 ईयर, डिवाइड बाय 100, ठीक है, प्लस 9y बाय 100 इज 1860। और इसके बाद अगर वो इंटरचेंज कर दे तो इसका मतलब 9x बाय 100, 8y बाय 100 इज 20 मोर मिल जाएगा, 1880। समझ में आ गया? यही सॉल्व किया इक्वेशंस। had she interchanged the amount of investments, तो 9% पे x कर देगी, यहां पर x हो जाएगा, यहां पर y, तो 9% पे x किया है ना, इंटरचेंज ही करना है, और y ₹8% पे किए हैं, तो 20 मोर मिलेंगे, 1860 मिल रहा है, 20 मोर एज एनुअल इंटरेस्ट मतलब 1880। तुम एक इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो दो वेरिएबल्स में? तो x माइनस वाई तुम्हारे पास आ जाएगा, या -x प्लस वाई, जो भी करके आ जाएगा ना। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और एक इक्वेशन है, तुम उसे फिर भी सॉल्व दूसरे में ही करोगी ना। तो जैसे वो तो आपके सॉल्विंग का मेथड हो गया ना, वो तो इक्वेशन फॉर्म करना नहीं हुआ ना, वो आपका सॉल्विंग का मेथड है। समझ में आ गया? यही इक्वेशंस बनेगी इसमें। तो यहां पर आ जाएगा 8x प्लस 9y
अब देखो ना, इसमें आपको याद होगा कि जब भी कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं तो आपको कहा गया है कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो वो चीज आप यहाँ कर सकते हो, पर मल्टीप्लाई करना कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं लगी। अगर लगती है तो प्लीज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हो। दैट इज योर सॉल्विंग वाला मेथड, कि अगर आपने उसे माइनस किया। लेकिन आपको दोनों ही इक्वेशंस फॉर्म करनी है। ठीक है, अच्छा सॉल्व करते हो तो एक्स की वैल्यू क्या आती है और वाई की वैल्यू? कैलकुलेशंस अपने घर पर रखो। हाँ जी, 12,000 एंड 10,000। एक्स विल बी 12,000, वाई विल बी 10,000। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर दो। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। टॉप एंड बॉटम। अर्जुन, तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए 11th। 10th का आंसर चाहे बाद में निकाल लेना, उसका आंसर लिख लो। बट 11th बिकॉज तुमने कहा है प्रॉब्लम होती है इसमें मुझे ट्रिग्नोमेट्री में, सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद एक क्वेश्चन करवाती हूँ। लाइन ऑफ साइट। सो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of top and bottom of a 50-meter high building from the top of a tower are 45 and 60 respectively. So 50-meter high building from the top of a tower. So this is 50-meter high building, top of a tower. The angles of depression of the top and bottom. टॉप पे ये वाला एंगल और बॉटम पे ये वाला एंगल। ठीक है, बन गया यही। दिस इज 45 डिग्री, दिस कंप्लीट इज 60 डिग्री। तो ये 45 है, ये 60 है। चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर फिगर एक्सप्लेन नहीं की और फिर कहा नंबर नहीं आए तो कोई नहीं बचा सकता। फिगर को एक्सप्लेन करना है। दिस लाइन शुड बी डॉटेड। इसको प्लीज डॉटेड रखना ही रखना है आपको। ठीक है, डिप्रेशन बनाने में। और एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनाया तब भी लीनियर मार्किंग हो सकते हैं, ये नहीं कि नंबर पूरे मिल जाएंगे। लीनियर मार्किंग में देयर वाज अ टाइम व्हेन दे वर यूज्ड टू से कि अगर डिप्रेशन नहीं बनाया है तो यहां पर अगर फिगर नहीं बनाई है, क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। लीनियर मार्किंग अगर सीबीएसई कहती है तो ये हो सकता है कि वो आपको मार्क्स दे दें, पर मार्क्स ना कटे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर मेजर गलती क्या होती है? लेट द हाइट ऑफ द टावर ऑफ द बिल्डिंग बी, हाँ एच, मुझे लगा यहाँ बिल्डिंग की हाइट पूछी हुई है। ठीक है, तो यहां से लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर्स। ठीक है, तो आपको सारा एक्सप्लेन करना है कि ए डी ई बी इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। तो ये 50 मीटर आ गया, तो सी डी कितना आ जाएगा? एच माइनस 50। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी ऐसा ही पेपर में आया था और गलती ये हुई थी कि सबने सी डी को एच ले लिया और उसमें 50 ऐड नहीं किया। समझ में आ गया? तो आपके दो ट्रायंगल्स बनेंगे, एडीबी, बिकॉज tan 45 यूज कर रहे हो, तो एडी सी डी अपॉन एडी हो जाएगा। तो tan 45 इज 1, एच माइनस 50 अपॉन एडी, सो एडी विल बी इक्वल टू एच माइनस 50। क्लियर हो गया इतना? ऐसे ही tan 60 यूज करते हो तो हमारे पास आ जाएगा एच अपॉन
h-50। AD और BE सेम है, ठीक है। सो √3 × h-50 इज इक्वल टू h। इसे सॉल्व करके h की वैल्यू क्या आती है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग 50/√3 - 1, है ना। ठीक है। इसको रैशनलाइज करना है। 25 इंटू रैशनलाइज करो इसको √3 + 1 से, तो 25 इंटू √3 + 1। यही आ रहा है ना, 25 और 60 दिया हुआ है। तो अगर हमने यहाँ पे √3 लिखा तो ये क्रॉस में हो जाएगा। सो दिस विल बी h इज इक्वल टू 50/√3 - 1 इंटू √3 + 1 √3 + 1। 25√3 + 1 इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स भी क्या आ जाएगा? 25 इंटू √3 + 1। बिकॉज 45 डिग्रीज का एंगल दिया हुआ है, तो बोथ द थिंग्स विल बी, बोथ द डायमेंशंस विल बी सेम। CD विल बी इक्वल टू AD। क्लियर हो गया ना? CD विल बी इक्वल टू AD। एक बार फिर भी चेक कर लो क्या आंसर इसमें अलग क्या आ रहा है। नहीं, इसमें ध्यान रखना है, ये हाइट है, और मैंने क्या गलती की इसमें, ये 25√3 + 1 कर रहे हो ना? 25√3 + 1 कर रहे हो, ये हाइट आ रही है, ठीक है। और जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो 25√3 + 25 - 50 करोगे, ठीक है। तो 25√3 - 25, तो दिस इज 25 इंटू √3 - 1। यही आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुई है इस क्वेश्चन में, या तो इसको लिखा है गलत कि मेरे आंसर्स नहीं मैच करे। टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। तो ये 45 लिया, ये h लिया, यहाँ से हाइट h ले ली, दिस इज h-50, दिस इज ऑल्सो h-50, ये h-50 आ गया। तो सॉल्व तो मैंने सेम किया हुआ है। यही आ रहा है आंसर ना सबका, कि फर्क आ रहा है? कुछ फर्क आ रहा है कि सेम है? सो दिस 25√3 + 1 इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यही आ रही है, यही आया है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्यों अलग लिखा हुआ है? तो मैं चेक करूंगी, तो मेरे हिसाब से तो आंसर क्या आ रहा है? 25, फिर दूसरा डिस्टेंस निकालना है, तो दिस इज h-50, ठीक है ना। तो दिस विल बी -25, तो 25 इंटू √3 - 1, दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। चलो मैं फिर भी चेक करती हूँ ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले एक क्वेश्चन लिखो। So there is a person M. She drew one polygon with n sides. The smallest exterior angle of the polygon is 8 degrees, and the subsequent angle is 4 degrees more than the previous angle. 4 degrees more than the previous angle. The angles are in AP.
the exterior angles of given polygon are in AP। ये ना भी लिखा हो, जब उसने यहाँ पे लिख दिया ना मोर देन, subsequent angle is 4 degrees more than the previous angle, is sufficient to explain कि वो AP फॉर्म करते हैं। Find the number of sides the polygon can have। तो इसमें एक चीज जो आपको यूज करनी है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। क्या होता है? किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम करना है तो वो सेम होता है, तो यहां पर लिख लो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो फर्स्ट हमारे जो पॉलीगन्स हैं, जो हमारे एंगल्स हैं, उनमें फर्स्ट टर्म 8 डिग्री है, कॉमन डिफरेंस 4 मोर है तो 12, देन वुड बी 16 एंड सो ऑन। ठीक है। ए एन क्या, सम एस एन क्या हो जाएगा, और एस एन का फॉर्मूला लगा दोगे, इट विल बी इक्वल टू 360। सो एन बाय 2, 2 इंटू 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 इज 360 डिग्रीज। तो इसको सॉल्व कर लो। क्या आंसर आ रहा है? नंबर ऑफ साइड्स विल बी 12। ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहां से ये 2 आ गया। सो एन 8 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो यहां से आ जाएगा 2n प्लस 6 इंटू एन 360, और जो हमारी इक्वेशन बनकर आती है n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 180 इक्वल्स टू 0, 15 एंड 12। तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। द गिवन पॉलिनोमियल हैज 12 साइड्स। नंबर्स भी ज्यादा लंबे चौड़े नहीं लग रहे, तो आई यूज डायरेक्ट मेथड। तो 80 to 100, 100 to 120, then we have 7 f1, 12 f2, 8 and 5। तो यहाँ से xi निकाला, 10, 30, 50, 70, 90 एंड 110। मल्टीप्लाई किया, 70 आ जाएगा। जो 30 f1 होता है ना, मैं उसको हमेशा साइड पे लिखती हूँ। आई मेक श्योर दैट इट इज नॉट असाइड, यहाँ पर इन लाइन विद द टर्म्स, नंबर्स जिनको मैंने ऐड करना है, क्योंकि गलती से ना हम कभी कभी नंबर्स ऐड कर देते हैं, तो मेक श्योर उनको अलग ही लिख लो। 70 f2, देन 720 एंड 550। और ये हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है, आंसर क्यों नहीं आ रहा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 दिया है, तो f1 प्लस f2 की वैल्यू क्या आ रही है? 90 और 13, 18 आ जाएगा। 32 दिया ना, बाकी सब कम। तो यहां से इसे ऐड करेंगे तो विल बी 1270 और 670, तो 049, 1940। अच्छा, दूसरी गलती क्या होती है, जब हम यहां से मीन निकालते हैं, 1940 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2, तो यहां पर भी ना हम लोग इन सबको ऐड कर देंगे।
32 प्लस F1 प्लस F2 डायरेक्टली 50 लिखो यहाँ पर। और मीन हमें कितना दिया हुआ है, कितना दिया था, 57.6। सॉल्व करो, F1 और F2 की वैल्यूज क्या आ रही हैं। ठीक है, सॉल्व हुआ इसका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2। 8 and 10। F1 is 8, F2 is 10। A bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato. This is starting point. So 5 meters from the first potato, and other potatoes are 3 meters apart in a straight line. ठीक है, तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। There are 10 potatoes in a line. सो जो एपी बनेगी वो 5, 8, 11 इस तरह से होगी, लेकिन उसने कहा है कंपेटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट। तो स्टार्ट पॉइंट है, तो पहला डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 10। ये टू एंड फ्रो है। ठीक है, तो जो मैंने एपी फॉर्म की है वो टू एंड फ्रो की है। ध्यान रखना उसने ये नहीं कहा हो, कुछ क्वेश्चन में ऐसा ना पूछा हो कि व्हाट इज द डिस्टेंस शी हैज रन और शी हैज कवर्ड इन रनिंग टूवर्ड्स द पोटैटो, तो उसमें आपको सिर्फ वन साइड डिस्टेंस लेना होगा, बैक का डिस्टेंस नहीं लेना। तो वो क्वेश्चन टू स्पेसिफिक रखते हैं। तो मैंने एपी फॉर्म की है टू एंड फ्रो SP1 एंड देन रिटर्न 10, देन SP2 8 गई, 8 वापस आई 16, और अगर वन वे निकालते हो तो आपके पास आएगा 5, 8, 11। टू वे निकालते हो तो 5, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में ही 10 है। ठीक हो गया। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल डिस्टेंस रन बाय द कंपेटिटर टू पिक द फर्स्ट पोटैटो। 10 नहीं 5 होगा, टू पिक द फर्स्ट पोटैटो का है, ड्रॉप बैक नहीं, ड्रॉप इन द बकेट नहीं कहा होगा। टू पिक लिखा है, वैसे तो आंसर 10 लिखा हुआ है। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, तो क्या हो गया, फर्स्ट पोटैटो टू एंड फ्रो नहीं लेकर जाएंगे, पर इसने टू एंड फ्रो लिया है वैसे। आर्यन, टोटल डिस्टेंस रन बाय द कंपेटिटर टू पिक द फर्स्ट पोटैटो। टोटल डिस्टेंस ये भी हो जाएगा, फर्स्ट 4 टर्म्स तो वो एपी फॉर्म इससे कर रहा है ना, एंड डिस्टेंस रन बाय द कंपेटिटर टू पिक ऑल द पोटैटोज। वो तो S10 ही आएगा, इसमें तो ऑल द पोटैटोज है ना, टोटल डिस्टेंस। तो इसको फिर हम लोग जब हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पिक ऑल द पोटैटोज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी फिर हम लोग 10 लेकर ही चलेंगे। ठीक है, लास्ट वाले में भी अगर आप टोटल डिस्टेंस रन बाय टू पिक ऑल द पोटैटोज कर रहे हो तो यहाँ पर भी वही कांस्टेंट रखो, वरना यहाँ पर भी तुम पिक कर रहे हो, ड्रॉप नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो रेस में पिक एंड ड्रॉप का है, तो यहाँ पर आई विल मार्क 10 meters। क्लियर हो गया। टू टिल द फिफ्थ पोटैटो, तो हमें A5 निकालना है, A+4D which is 10 plus 4 into 6 which will be 34 meters। S4 नहीं होगा, पिकअप द फिफ्थ का है, 5 पोटैटोज नहीं कहा। फिफ्थ पोटैटो में कितना डिस्टेंस रन किया, उसमें भी फिफ्थ लिखा हुआ है। आपको मैंने 5 टर्म्स कहा हुआ है या फिफ्थ टर्म कहा हुआ है, तो फिर हमें वो स्पेसिफिक टर्म निकालनी होती है। एपी में लिखा है फाइंड द 5 टर्म्स। ठीक है, ठीक है ना, तो यहां से आएगा फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आप इसी को फॉर्म करोगे, 10, 16, 24। इसके बाद क्या आएगा, +6 करके 28। कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू 6। द नेक्स्ट टोटल डिस्टेंस रन, तो यहां पर देखो ना, टू पिक ऑल द पोटैटोज या ऑल द 10 पोटैटोज कहा जाएगा, तो यहां पर S10 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फोर टर्म तो हम 5 और 8 दे सकते हैं, 5, 3, 5, 8, 11। देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस रन बाय टू पिक ऑल द पोटैटोज कर रहा है ना, तो यहाँ पर अगर आप टोटल डिस्टेंस टू एंड फ्रो का निकालोगे
है ना। तो यहाँ पर भी आप उसके भी आंसर आप टू एंड फ्रो में कहोगे, ये वाला नहीं लेकर जाओ। हम्म? नहीं, जब हम एपी ये लेकर चल रहे हैं, गलत होगा, गलत होगा। आप देखो पूरा क्वेश्चन है इस एपी के साथ सॉल्व कर रहे हो, तो बेटर है इसी को हम लिखें। ठीक है, तो n/10/2, 2 × 10 प्लस n-1 which is 9, common difference 6, 10 × 10 plus 27, यही आएगा 370 meters. Answer will be 370 meters. तो लिखा होता है टू एंड फ्रो, नहीं लिखा हुआ तो स्पेसिफिकली हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन के हिसाब से चल लेना फिर। दिस वन इज फाइन, ये यहाँ पर सिर्फ ये आपके 9th के क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे। हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट accommodate 4 students, how many space on the ground is occupied by each student in the conical tent। तो ये 9th में ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं। So all the students were served drinks in cylindrical cups and hemispherical. Each group of 4 students were given a canvas of area 551 square meters। ये प्योरली 9th का क्वेश्चन है, उसके बुक में सेम मिल भी जाएगा, 9th क्लास की बुक में सरफेस एरिया वॉल्यूम का ये क्वेश्चन होगा। Each group had to make a conical tent to accommodate all the 4 students, assuming all the stitching and wasting incurred by cutting would amount to 1 square meters. The student put the tent, कोन की शेप में टेंट पुट कर दिया। The radius of the tent is 7. Find the volume of cylindrical cup। चलो यहाँ पे cylindrical cup का वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई 7/2 का होल स्क्वायर इंटू 10.5। ठीक है, तो 22/7, 7/2, 7/2 इंटू 10/105/10। (404.25). ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल का, तो 2/3 पाई 7/2 का होल क्यूब। मुझे आंसर बता दो इसका। और जो ये 551 और 1 की इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसको हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट में यूज करना है। सो 2/3 इंटू 22/7, 7/2, 7/2, 7/2, तो यहां से ये कैंसिल हो गया ये, एंड दिस इज 11, सो 49 इंटू 11/6, राइट। सो दिस इज 9, 539/6। पता नहीं मुझे, जहां से मुझे मिला मैंने शेयर कर दिया। पढ़ा तो है तो एमसीक्यूज वो टॉपिक्स पढ़े थे, कर सकते हो क्वेश्चन, कुछ ऐसा नहीं है कि कहाँ से, अब ये कहाँ से इसका सोर्स नहीं मुझे पता। हाँ, जिसकी मर्जी हो, मैंने सोर्स नहीं पढ़ा, मुझे वर्कशीट मिली मैंने शेयर कर दिया, अब इसमें क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब तुम करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहती हो तुम कि क्या है ये, पता क्या है, मैं बताती हूँ क्या है, यूजफुल है कि नहीं है। मैं आपको जो भी मटेरियल सेंड कर रही हूँ वो मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि क्वेश्चंस देख लो, कुछ डिफरेंट लगता है तो उसे सॉल्व कर लो। अगर आपको लगता है कि ये सारे रूटीन वाले क्वेश्चंस ही हैं तो आप स्किप कर सकते हो। प्लस मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी करके बोल जाते हो कि नहीं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत बार कर लिए, कुछ डिफरेंट करें। जैसे अगर वर्कशीट कर रहे हो तो लगता है कुछ अलग कर रहे हो, है ना। इट्स नॉट कि सारे चैप्टर्स एक जगह हैं। तो मैंने आपको बुक शेयर की हुई है जो ग्रुप में, आप उनमें से क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो कि आपको लगेगा कुछ डिफरेंट मटेरियल है तो लगेगा कुछ नया कर रहे हैं। समझ में आ गया। सेम आपके एनसीईआरटी के ट्रायंगल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर करके समझ में आ गया कि नहीं अब कुछ करने को मन कर रहा, दोबारा भी पढ़ रहे हैं तो नहीं मन कर रहा, सो ओपन अनदर बुक। ठीक है, उसके लिए दिया है ये प्रैक्टिस मटेरियल है कि इन केस यू आर कंप्लीट विद योर एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर, उसके बाद क्या करें। अब ऐसा तो है नहीं पढ़ना छोड़ देंगे, तो पिक अप दीज मटेरियल्स एंड स्टार्ट सॉल्विंग। तो कोई आपको एक्स्ट्रा पेपर मिल रहा है
कोई आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बुक मिल रही है, कहीं से भी मिल रही है, विदाउट सेइंग कि रेलिवेंट है कि नहीं है, स्टार्ट कर दो क्वेश्चन, जितने सॉल्व होते हैं उतने सॉल्व हो, जो नहीं जो डाउट्स है वो लेकर आ जाओ बस। वो आपके लिए रेलिवेंट है कि नहीं है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही है, सब बेसिक प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जो भी आपके यूट्यूब पे वीडियोस मिल रही है, सीरियसली आई एम सीइंग वो सारे बेसिक क्वेश्चंस ही करवा रहे हैं। तो मे बी उनके सब्सक्राइबर्स चैनल में होगा, जो सब्सक्रिप्शन या पेड सब्सक्रिप्शन होती है उनमें होगा कि दे आर सॉल्विंग एक्सटेंसिव वर्कशीट, जो होगा कि ऐसा तो है नहीं कि वही बेसिक क्वेश्चंस करवा के सब भेज रहे होंगे। ठीक है ना, डजंट मेक सेंस। अगर टीचर, अगर मैं सोचती हूँ तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करवाया तो तब तक तो वैसे ही मजा नहीं आता कि नहीं हमने अलग से क्वेश्चन निकालकर डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चन नहीं करवाए। ठीक है, अगर टीचर खुद को ही नहीं लगता कि कुछ काम करवाए, वो तो बेसिक कोई भी मैं आपको पढ़ा सकता है, वो इतना इतनी साल प्रैक्टिस मतलब पूरी कर ली है, वही मैं रिपीट करवाऊं एनसीईआरटी, तो खुद को ही लगता है कि बोरिंग हो गया, मतलब आई विल ऑल्सो स्लीप इन द क्लास एट द टाइम, मैं भी डोज ऑफ कर रही होंगी या मैं कर रही होंगी कर लो हो जाएगा। ठीक है, तो वही है। अब मैं कह रही हूँ मैंने भी क्वेश्चंस बहुत पहले ये सॉल्व किए थे, जब पूरी आंसर की बनाई थी, मे बी इन बिगनिंग ऑफ फेब, राइट। तो मैं भी पूरा इसका मतलब इफ आई एम लुकिंग एट क्वेश्चन तो मुझे इंस्टेंट उसका सोल्यूशन याद नहीं होता, तो मैं सोचती हूँ अच्छा इसको ऐसे किया है, या इंस्टेंट क्या है इसके स्टेप्स थे वो मुझे याद नहीं। ठीक है, तो वो भी इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी नहीं है, ये भी अलग है, राइट। तो अब आते हैं हाइट ऑफ द, अब जो ये वाला है ना 551 स्क्वायर मीटर्स, ये आपकी नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने क्वेश्चन किया था, 1 मीटर 1 स्क्वायर मीटर्स वेस्टेज है, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है टेंट का दैट इज 550 स्क्वायर मीटर्स। तो पाई आर एल सॉल्व करते हो तो वो आ जाएगा 550। याद आ गया ये चीज, नाइन्थ में की थी। ठीक है, तो 22/7 रेडियस हमें दी हुई है 7, स्लांट हाइट आप निकाल लोगे। ठीक है, स्लांट हाइट विल बी 550/22, तो 50/2 आ गया विच इज 25। स्लांट हाइट इज 25, हाइट निकालना है हमें, तो दैट विल बी L² माइनस R²। तो हाइट कितनी आ जाएगी 25 और 7 के साथ, ट्रिपलेट जो होता है वो है 24। सो हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट, तो सी और डी पार्ट में हमारे पास ऑप्शन था। ठीक है, सी और डी और पार्ट में है, तो अगर या तो ये करोगे या ये वाला। सो हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट इन द कोनिकल टेंट। ये भी 9th क्लास का क्वेश्चन है। 550 थोड़ी स्पेस हवा में थोड़ी उड़ रहे हैं, ये है 550 तुम्हारा, ये 550 है। बेस है ये ग्राउंड विच इज एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अच्छा है मैंने क्वेश्चन करवा रहा है मैं स्किप कर रही थी एंड इतना मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे छोड़ पर इनने सो हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड, इट विल बी 77/2। ठीक हो गया ना, तभी कह रही हूँ 9th क्लास का क्वेश्चन है, जिसमें आपको करवाया भी था कि ईच स्टूडेंट ऑक्यूपाइज दिस मेनी। अगर हम ग्राउंड को देखते हैं तो इतने स्टूडेंट्स अकोमोडेट हो सकते हैं, और अगर एयर को देखते हैं तो इतने हो सकते हैं। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर यू कैन फिट इन। ठीक है ना, ईच स्टूडेंट रिक्वायर्स दिस मच ऑफ एयर, एक ऐसा भी क्वेश्चन था, और ग्राउंड स्पेस इतनी चाहिए, दोनों में से जो कम था उसको पिक करते थे हम लोग। ठीक है, तो इसका आंसर विल बी 38.5 स्क्वायर मीटर्स। चलो नेक्स्ट करें, जल्दी से खत्म करते हैं इसको, ज्यादा लंबी खिंच गई है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप ये लिखोगे ना हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड, ये बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है, कि 9th में किया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, और 9th के एग्जाम्पलर में है। सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन जिसकी ना हर एक फिगर, हर एक क्वेश्चन अलग था सिमिलर ट्रायंगल्स में, पर हर एक चीज अलग थी इसमें। If parallel lines cut off congruent segments on one transversal, then they cut off congruent segments on any transversal. ठीक है, congruent segments है तो इसका मतलब
इक्वल है, बीपीटी तो है, ये मिड पॉइंट थ्योरम है ये। ठीक है, चलो एनी हाउ ये बीपीटी का ही पार्ट ले सकते हो। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स का है तो मतलब इक्वल पार्ट्स हैं, रेशियो है। जैसे कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स का है तो अगर मैं यहाँ पर ए डी बी लिखते हैं हम और ये ए ई सी लिखते हैं, दैट मीन्स दीज टू आर इक्वल। सो इन द सेम वे दीज टू विल ऑल्सो बी इक्वल। तो बेसिकली वो बीपीटी थ्योरम भी कर सकते हो, मिड पॉइंट भी कर सकते हो। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स वो होती हैं। To find the height of a tree, a group of girls divides the following method. A girl walk towards the tree along its shadow until the shadow of the top of the head coincides with the shadow of top of tree. तो ये पूरा similar triangles का वे उसने आपको explain किया हुआ है। If the girl is 150 centimeter tall to the foot of and her distance to the foot of the tree is 15 meters, length of shadow is 3 meters, how tall is the tree? So length of shadow distance उसका दिया हुआ है 150। तो यहां पर इसको कुछ इस तरह से लेकर चलेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन अगर मैं फिल करती हूँ। हाइट ऑफ द ट्री एच लिया, गर्ल इज 1.5 मीटर टॉल, लेंथ ऑफ शैडो 3 मीटर एंड डिस्टेंस इज 15 मीटर्स। ठीक है, h अपॉन 18 इज इक्वल टू 1.5/3। 150 centimeters tall, which is 1.5. Distance to the foot of the tree is 15 meters, which is also fine. Length of our shadow is 3 meters. 3 meters होगी, इसमें कुछ डिस्टेंस होता है, इसने आंसर कुछ और निकाला है। तो वो तो ट्री की शैडो भी तो आ रही है। हाइट ऑफ द ट्री इज, मैंने इसको 5 लिया है, 1.5 में वो भी नहीं लिया। मैंने लेंथ ऑफ शैडो में कुछ गड़बड़ की होगी। ठीक है, आंसर तो इसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन हमने फिल की हुई है इसके हिसाब से तो हाइट 9 मीटर्स आ रही है। ठीक है, मैं फिर भी आंसर चेक करूंगी क्यों इसका अलग आ रहा है। यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन कौन सी गलत फिल की है या क्या इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें लिखा है इन द फिगर अलोंग साइड फाइंड द डिस्टेंस ए बी अक्रॉस द पॉन्ड यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स शोन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस 10 दिया हुआ है, सीपी 4 दिया हुआ है, पी ए 6 दिया हुआ है, एक्स निकालना है। तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन 10 इज सेम एज 6/4। तो x विल बी इक्वल टू 15। ठीक है, थर्ड पार्ट चेक करो इसका। फर्स्ट को क्यों लगा रखा है? 150 भी ठीक है और 15 भी ठीक लग रहा है। 3 मीटर्स, इसमें 3 की जगह क्या हो सकता है? आपके हिसाब से सेंटीमीटर कुछ नहीं, शायद कुछ गलत हो क्योंकि कैलकुलेशंस की मैच नहीं कर रही, बाकी सब मैच कर रहा है, तो ये क्यों नहीं कर रहा? या तो मैंने कुछ गलत कॉपी किया या फिर कुछ इसमें गलत है जो मैंने नहीं ध्यान दिया होगा। ठीक है ना, x इज 15 आ गया। डिटर्मिन द वर्टिकल हाइट ऑफ द प्ले ग्राउंड, स्लाइड एज शोन इन द फिगर।
तो ये कंप्लीट 8 दिया हुआ है, दिस इज 1.5, दिस इज 2, तो 1.5 डिवाइड बाय 2 इज GD डिवाइड बाय 8। 1.5 डिवाइड बाय 2 इज H अपॉन 8। तो H कितना आ गया? 6 मीटर। ये भी आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। और देखो नेक्स्ट जो लिखा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैव अ रेशियो ऑफ 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मीडियंस, 2:3। ठीक है ना? हाँ, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है, ऑल्टीट्यूड्स की रेशियो भी क्या होगी? 2:3। अब नेक्स्ट है, अब MCQs है, इसे फटाफट से फिनिश करो। बिल्कुल ठीक है। 9 meters, हाइट ऑफ द ट्री इज 9 meters। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial 4x square minus 5x minus 1, then alpha beta square plus beta alpha square। alpha beta कॉमन लिया, alpha plus beta आ जाएगा। alpha beta is -1/4 and alpha plus beta is 5/4। तो आंसर क्या आ जाएगा? -5/16। relation between a and b, x equal to 1 is the common solution। तो 1 plus 1 plus b equal to 0 and a plus a plus 3 equal to 0। दोनों को ऐड कर लिया तो 2 plus b, वैसे दोनों को ऐड करके नहीं होगा, equals to 0। b की वैल्यू -2 आ गया। और इसके बाद मेरे पास आ जाएगा 2a is equal to -3, a is -3/2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली ए बी विल बी इक्वल टू 3। सी पार्ट। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तुमने क्या लिया? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ले लिया 1/a। मुझे नहीं पता क्यों आएगा, यहाँ पे तो x भी नहीं है, ये तो a+3 उसका हो गया ना, कांस्टेंट टर्म हो गई है ना। हाँ, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। अब ये वाले क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 64, the value of equal to 0, the value of k for which the equations, the two equations will have both real roots। तो यहां पर अगर हम b² माइनस 4ac दोनों में डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 64 माइनस 4k, है ना। 64 माइनस 4k शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। और यहां पर k² माइनस 64 इंटू 4 विल बी 256। 256 शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम सिर्फ 4 कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास आएगा 16 माइनस k शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। और यहां पर k² 256 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा या फिर उससे इक्वल। ठीक है, दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आती है? 16। क्योंकि k को अगर आपने 17 वैल्यू दे दी, यहां पर k को अगर आपने 17 रख दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो द ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 16 एंड बोथ ऑफ देम विल हैव इक्वल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 19, वैल्यूज ठीक से रखना। cos x √3/2 दिया हुआ है, तो cos x किसके इक्वल हो गया? x विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज, cos है। हाँ, सो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। sin 30 कितना होता है? 1/2, तो ये 1/2 आ गया। -4 sin क्यूब, 1/2 का क्यूब इज 1/8, तो ये 2 हो गया। 3/2 माइनस 1/2, आंसर विल बी 1। So how much of water flows down? किसका वॉल्यूम निकालना है? मार्बल। तो इसमें सिलेंडर वाली डायमेंशंस यूजलेस है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा स्फीयर, है ना। मार्बल ऑफ रेडियस लिखा है तो स्फेरिकली लेंगे। 4/3 पाई
आर क्यू। So this would be 441 into 22 into 4 डिवाइड बाय 1000। तो इसके हिसाब से लेकर चलो तो लास्ट में ना 8 आ रहा है। हाँ ठीक है, 38.8। क्लियर हो गया इतना?